हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है बिल्कुल ठीक ही होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर से जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज। अब ये क्या है अभी मैं आपको बता देता हूँ बहुत ही विस्तार से। लेकिन सबसे पहले आपको ये चीज पता होगा कि अब जो है बिहार बोर्ड में, यानी कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में 50% जो है क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव से पूछे जाते हैं एंड देन 50% जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि जब ये चीज आपको पता है कि हर एक सब्जेक्ट में 50% क्वेश्चन सब्जेक्टिव से एंड देन 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से पूछे जाते हैं, तो बेसिकली मैं ये आपको कह रहा हूं कि आप हर एक सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव के तौर पे जो है आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली मैथ्स में जो है मैं आप सबके लिए लेकर के आ गया हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज। कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मैथ्स में जो भी आपका होगा तो उसका प्रिपरेशन जो है मैं आपको अच्छे तरीके से करवाने वाला हूं। ठीक है, मैथ में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उसमें से जो है मैं आपको एक भी क्वेश्चन जो छूटने नहीं दूंगा। ठीक है, ये मेरा चैलेंज है। बस आपको करना क्या है कि डेली बेसिस पे इसी टाइम पे जो है आपको क्लासेस जो है ज्वाइन कर लेनी है। ठीक है, मैं आपको जो है हर एक क्वेश्चंस का, जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, मैंने एक्चुअल में कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो ज्यादातर जो मैथ्स में तुक्का लगाते हैं। जब उनको मैथ्स में अच्छे से जो है फॉर्मूले वगैरह या फिर कंसेप्ट वगैरह याद नहीं रहते हैं तो वो क्या करते हैं कि तुक्का लगाते हैं कि चलो ए का बी होगा, सी 3 का सी होगा, मतलब इस तरीके से तुक्का लगाते हैं। ठीक है, बट मैथ जो है ना वो लॉजिकल सब्जेक्ट है। अगर आपको फॉर्मूलाज वगैरह कंसेप्ट वगैरह याद होंगे तो आप जो उसका आंसर बिना तुक्का के मतलब एग्जैक्टली बता पाओगे कि हाँ इसका यही वाला जो है आंसर सही होगा। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब है कि जो भी क्वेश्चंस होंगे मैथ्स में ऑब्जेक्टिव वाला, वो मैं आपको जो बिल्कुल विस्तार पूर्वक कैसे हुआ क्या हुआ सब कुछ जो है लेकर के मैं आपको जो सॉल्यूशंस करवाऊंगा। ठीक है, तो आज से जो है आप हो जाइए तैयार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करने के लिए। ठीक है, इसी टाइम पे जो है हमारे साथ जुड़ जाइएगा। डेली बेसिस पे जो हम लोग 30 से 40 क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशंस करेंगे, जिससे हम लोग को जो काफी अच्छा जो है एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमारे पास जो है कुछ छाटा हुआ क्वेश्चन है, इसमें से हम लोग जो करेंगे सॉल्यूशंस। और इससे पहले मैं आपको एक अलग चीज भी बता देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे तो जो हम अपना क्वेश्चन जो है मैं देख करके आपको सॉल्यूशंस करवा दूंगा, बट अगर आपको कोई डाउट्स है, ठीक है, कि आपसे जो कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो उस क्वेश्चन को लिख करके आप कमेंट सेक्शन में जो है लिख देना। मैं उसका सॉल्यूशन डेफिनेटली नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में करवा दूंगा। ठीक है, चलो तो इसी के साथ हम लोग जो है आज का क्लास शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो ये हमारा सीरीज है, तो देखना काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस है, तो आप लोग जो है बिल्कुल कंसंट्रेट के साथ कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। ठीक है, और जिन क्वेश्चन का आपको आंसर पहले से पता होगा, यानी कि आपको लगता है कि इन क्वेश्चंस को हम तो बना ही देंगे, तो बना नहीं देंगे बल्कि हमारे साथ बना करके उसका जो है आंसर आप जो कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है उसको जो है आप देखते चलिए। ठीक है, चलिए तो देखना इधर साइड में जो है आपका क्वेश्चन शो होगा, इधर पढ़ते चलना और इधर में जो है उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि बिंदु -12, -18 का भुज है। अब देखो बहुत बच्चे को ये नहीं पता होता है कि भुज क्या है। तो देखो ये लिखा हुआ है ना -12, -18। अब देखो ये x वाला होता है, ये y वाला होता है। ठीक है, तो x वाला को हम लोग बोलते हैं भुज एंड देन y वाला को बोलते हैं कोटि। तो अब आप ही बताओ कि इसमें भुज कितना हो गया, -12 हो गया। ठीक है जी, मतलब इस तरीके से लिखा हुआ होता है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्यामिति में। तो पहले वाले को हम लोग बोलते हैं भुज और देन सेकंड वाले को बोलते हैं कोटि। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 1 में कि निम्न में से जो है भुज क्या होगा, तो -12 हो जाएगा, यानी कि 1 का जो है ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर कितना 90 डिग्री यानी 90 डिग्री, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो बेसिकली थीटा की जगह पे वो 90 बोला है ना, तो रख दो, यानी कि साइन 90 एंड देन माइनस कॉस 90। अब इसमें जो है आपको वैल्यू टेबल याद होने चाहिए। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को वैल्यू टेबल नहीं याद है तो प्लीज आप जो प्ले लिस्ट में जाइए और वैल्यू टेबल को याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो है मैंने बता रखा है। ठीक है, तो देखो साइन 90 का वैल्यू होता है 1। ठीक है जी, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखना तो जरा। तो कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, यानी कि 1 में से 0 जाएगा तो बेसिकली बचेगा कितना, तो 1 बचेगा। ठीक है, तो अब आप जो ऑप्शन चेक करो कि 2 का ऑप्शन 1 किस में है, चेक कर लो। तो 2 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा सेक 60 डिग्री के बराबर है। सेक 60 डिग्री। अब आप एक काम करो कि सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता कितना है, ये चीज आप जो है सबसे पहले कैलकुलेट करो। ठीक है, उसके बाद आप देख लेना कि जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगा। ठीक है, ऑप्शन तो आप देख ही रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का तो बेसिकली सेक 60, तो सेक 60 वैसे सेक होता है कॉस का उल्टा। ठीक है, तो कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। कितना होता है 1/2। तो अगर मैं सेक की बात करूं तो इसका जो रेसिप्रोकल यानी कि इसका उलट जाएगा, तो यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन में पहला उसने लिखा है कौसेक 30 डिग्री। ए में कितना लिखा है कौसेक 30 डिग्री, कौसेक 30 डिग्री। ओके, तो कौसेक 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का होता है 1/2, तो कौसेक का हो जाएगा 2। ओके, डेफिनेटली यानी कि ए नंबर ही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 होता है, तो कौसेक 30 का भी वैल्यू 2 ही होता है, यानी कि 3 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ओके, बढ़ते बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, यानी कि एक सर्कल है जिसका रेडियस उसने दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अभी मैं आपको फिगर बना देता हूं। एक वृत्त दे रखा है जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, एंड देन वो क्या कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो एक सर्कल है जी, इस सर्कल से कुछ सेंटीमीटर दूर, तो कितना सेंटीमीटर दूर, तो 10 सेंटीमीटर दूर। ठीक है जी, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, इसका ये जो रेडियस है वो दे रखा है कितना, तो रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर। अब यहां से जो स्पर्श रेखा खिंचा रहा है ना, तो इस स्पर्श रेखा की लंबाई वो पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्वेश्चन सिंपल है, आपने पढ़ा होगा कि किसी भी सर्कल के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा जो होती है ना, वैसे आपको ये भी पता होगा कि स्पर्श रेखा जो होता है ना वो त्रिज्या पे लंब होता है। ठीक है, तो इसके लिए 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, तो ये बेसिकली समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में देखो 2 भुजा पता है, तो तीसरा तो आप निकाल ही सकते हो। 90 के सामने ये वाला कर्ण हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। बाकी के ये समझो कि क्या है, ये लंब और आधार दोनों में से कुछ बना दो। तो अगर ये वाला आपको चाहिए तो क्या करोगे कि कर्ण के स्क्वायर में से इसको घटा दोगे। तो कहने का मतलब है कि 10 के होल स्क्वायर में से इसका होल स्क्वायर आप घटा दे रहे होंगे, तो 10 का होल स्क्वायर होता है कितना, 100। और एक मिनट, इसका अंडर रूट भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसका अंडर रूट भी करना पड़ेगा, क्योंकि देख लो बेसिकली अगर मान करके चलो, ये सपोज करो कि मैंने एक्स लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता है ना फॉर्मूला, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ठीक है जी, ये मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये उधर जाएगा माइनस में, देन स्क्वायर जाएगा तो रूट में, सिंपल सा लॉजिक है। ये हो गया कितना 36। अब देखो 100 में से 36 घटेगा तो बचेगा 64, और 64 का वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ओके जी, बढ़ते बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे उसने क्या कह रहा है, 5 में कह रहा है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब सपोज करो कि एक सर्कल है, इसका एरिया उसने दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसका परिधि उसने पूछा है, इसका पूछा क्या है, परिधि। अब सोचो क्वेश्चंस को करना कैसे, पहले ये समझो। अगर उसने परिधि मांगा है तो परिधि होता है 2πr, लेकिन क्या आपको इसमें से रेडियस पता है क्या, नो, रेडियस नहीं पता है। तो इसके लिए रेडियस नहीं पता है तो रेडियस निकालो ना, कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल उसने दे रखा है, तो यहां से उसने वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर, और है कितना 154। क्लियर हो रहा है सबको, अरे क्योंकि उसने क्षेत्रफल दे रखा है 154, तो क्षेत्रफल क्या होता है πr स्क्वायर बराबर 154 मैंने करा, तो पाई का वैल्यू 22/7, एंड देन आर स्क्वायर और बराबर हो गया 154। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर 154, एंड देन ये भागा में इधर जाएगा गुना में, एंड देन ये गुना में इधर जाएगा तो भाग में, 62 से, और आर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में 7 का वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा, फटाक से बोलो 7 हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो निकालना क्या है, तो हम लोगों को चाहिए परिधि, क्या चाहिए, परिधि यानी 2πr चाहिए। तो 2π का वैल्यू 22/7, एंड देन आर अभी अभी हमने निकाला 7, तो ये हो गया कैंसिल, तो 22 दूनी 44 सेंटीमीटर, या तो मीटर है तो मीटर लिखो, ये हो गया 44 सेंटीमीटर। अब आप ऑप्शन चेक करो, तो 5 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
क्लियर है सबको? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा मत करना कि क्वेश्चंस पढ़ो और तुक्का लगा दो कि 5 का 20 सही होगा, लग तो रहा है कि सी सही होगा, ऐसा मत करो। क्वेश्चंस को समझो, क्वेश्चंस को बनाओ एंड देन उसको जो है सॉल्व करके करो, ठीक है। तो बेसिकली 5 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 5 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो 6 नंबर में आपका बेसिकली फॉर्मूला पूछ रहा है कि आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। तो बेसिकली गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। गोला का आयतन तो सबको पता होगा ना, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर अर्धगोला पूछता तो यहाँ पे हो जाता 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। चलो तो 6 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। 4/3 एंड देन पाई आर क्यूब। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो कह रहा है प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये काफी अच्छा क्वेश्चन लगता है, लग रहा है, ठीक है। तो बेसिकली प्रथम 6 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जिसका 2 ही गुणनखंड होता है, ठीक है। एक तो 1 होता है एंड देन वह संख्या स्वयं, मतलब जिसमें 2 ही संख्या से भाग लगता है, एक तो 1 से एंड देन वह संख्या स्वयं से। तो उसने कहा कि प्रथम 6 अभाज्य संख्या चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 में प्रथम 6, तो पहला अभाज्य संख्या 2 है एंड देन उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, 7 है एंड 9 नहीं है, 11 है। कितना हो गया चेक कर लो, 1 2 3 4 5 एंड देन उसके बाद 13 है, यानी कि 13 है, ठीक है। ओके, अब उसने कहा है, क्या कह रहा है चेक कर लेते हैं। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य। तो पहला तो अभाज्य संख्या हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 11 एंड 13। चलो ठीक है जी, 6 तो हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब उसने कहा कि अभाज्य संख्याओं का माध्यक। अब देखो उसने माध्यक पूछा है, ठीक है। माध्यक, अगर आपको याद होगा तो माध्यक बराबर होता है फॉर्मूला, और जो फॉर्मूला होता है ना माध्यक बराबर, वो 2 ठो होता है। एक ठो होता है सम के लिए, एक ठो होता है n बराबर सम हो उसके लिए, एंड देन एक ठो होता है n बराबर विषम है उसके लिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो नंबर है ना 1 2 3 4 5 6, n बराबर 6 कहने का मतलब सम है। तो सम के लिए जो माध्यक है, अगर किसी ऑडियंस को पता है तो जरा बताना, तो होता है 1/2 इंटू n/2, n/2 मा एंड देन प्लस n+2/2 मा पद, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है जी। चलो तो ये हो गया 1/2 इंटू 1 n/2, n के जगह पे कितना, तो 6/2 वहां पद, ठीक है जी। एंड देन n के जगह पे कितना, तो 6 एंड देन प्लस 2/2 वहां पद। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 1/2, 6/2 कहने का मतलब 3वां पद, ठीक है, 3वां पद। एंड देन ये कितना हो जाएगा, 6 2 8 एंड देन डिवाइडेड बाई 2, तो 4वां पद, ठीक है। तो तीसरा पद एंड देन चौथा वाला पद को आप जोड़ दो एंड देन दूसरे डिवाइड कर देना। तो तीसरा पद हो गया 5 एंड देन चौथा पद हो गया 7, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 7 5 12 एंड देन डिवाइडेड बाई 2, तो हो गया 6, ठीक है जी। तो यानी कहने का मतलब है कि इन सब प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का जो माध्यक होगा वो कितना हो जाएगा, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 6, ठीक है जी। चलो तो 7 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि 16 का मिलान चिन्ह है। ये बेसिकली 7 क्लास वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो 16, तो 16 का जो आप टैली मार्क बोलते हो ना, तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। इस तरीके से आप क्या करते थे, 1 2 3 हो गया और ये 4 हो गया, और एक ऐसे कट किया करते थे तो हो जाता था 5, ठीक है। तो बेसिकली कुल टोटल मिला करके 16 होना चाहिए। तो कहने का मतलब है बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाना चाहिए, ठीक है। ये चेक कर लो कितना हो गया, बी नंबर में इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, 5 या 15 एंड देन 16, ठीक है। तो बी नंबर इसका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो 9 में क्या कर रहा है कि समांतर श्रेणी 0 -4 -8 एंड देन -12 का सार्व अंतर है। तो 9 का सही जवाब क्या होगा? सार्व अंतर तो आपको निकालने के लिए आता होगा एपी का, ठीक है। कैसे निकालते हैं, T2 - T1 करके, यानी कि अगला पद माइनस पिछला पद करके, ठीक है। हाँ सारे बच्चे को पता होगा। तो सार्व अंतर निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का, देख लो। तो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, ठीक है। तो T2 यानी अगला पद -4 में लिख रहा हूं एंड देन उसके पहले वाला पद 0 लिख रहा हूं, ठीक है। तो बस इसको घटा दो तो हो जाएगा कितना, -4। ये आपको पता है ना, T2 डी बराबर क्या होता है, T2 - T1। तो चेक कर लो, क्वेश्चन में चेक करो।
T2 में -4 बोल सकता हूँ, एंड देन माइनस हो गया, T1 की जगह पे मैं 0 बोल सकता हूँ, घटाने के बाद आ गया -4। ठीक है, यानी कि इसका सार्वत्रिक कितना हो जाएगा, -4। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है बहुपद बाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात, बाई स्क्वायर माइनस 6y एंड देन प्लस 8 इसका घात। तो बेसिकली घात यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं पावर। ठीक है, तो किसी भी बहुपद का पावर होता क्या है, तो उस बहुपद का जो हाईएस्ट पावर होता है ना, जो सबसे ज्यादा पावर होता है, वही होता है उस बहुपद का घात। तो बेसिकली इस बहुपद का सबसे हाईएस्ट पावर यानी कि सबसे ज्यादा पावर कितना है, तो 2 है। ठीक है, तो यानी कि इस बहुपद का जो घात होगा, बहुपद का घात, तो वो हो जाएगा 2, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर कितना है, तो 2 है, तो इसलिए 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 10 का ए सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, 11 में कह रहा है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। तो बेसिकली त्रिघातीय बहुपद का जो सामान्य सूत्र है वो क्या होता है, a⁻3 bx² एंड देन cx एंड देन प्लस d। ठीक है, ये होता है त्रिघातीय बहुपद का। ठीक है, तो बेसिकली मैच करा लो कौन सा ऑप्शन सही है, और 11 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, 12 में कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद, और बहुपद कितना है सबसे पहले मैं लिख दूंगा। ठीक है, क्या है, x² माइनस 5x एंड देन प्लस 7। तो इसका जो है दो मूल है अल्फा एंड देन बीटा। तो वो पूछ रहा है कि 1/अल्फा एंड देन 1/बीटा का मान होगा इतना बराबर भाग। ठीक है, ओके, क्वेश्चन सिंपल है। उसने कहा है कि ये जो बहुपद है ना, इसका दो शून्यक अल्फा एंड देन बीटा है। और वैसे आपको पता भी होगा कि अगर द्विघातीय बहुपद है तो दो ही शून्यक तो होगा, तो दो शून्यक का उसने नाम रखा अल्फा एंड देन दूसरा बीटा। अब वो पूछ रहा है कि इसका वैल्यू मुझे बताओ। तो ठीक है, एक काम करते हैं, ये जो पूछ रहा है ना, उसको पहले आप अच्छे तरीके से देखो। अगर ये आपको पता चल गया ना, क्वेश्चन सिंपल है। तो इसके लिए जो पूछ रहा है 1/अल्फा 1/बीटा, तो अगर मैं इसमें एलसीएम ले लूं तो नीचे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, यहां से अल्फा कटेगा तो बचेगा बीटा प्लस अल्फा। यहाँ पे चेक कर लो, ऊपर मैंने एलसीएम ले लिया है, तो ऊपर हो गया बीटा प्लस अल्फा एंड देन अल्फा इंटू बीटा। अब यही चीज आपसे पूछ रहा है, तो अगर ये चीज आपसे पूछ रहा है तो इस द्विघातीय बहुपद में आप क्या करें, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा नोट कर लो। सो बेसिकली ये तो आपको करने के लिए आता होगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एबीसी नोट कर लेंगे। तो ए बराबर 1 हो गया, बी बराबर -5 हो गया एंड देन सी बराबर 7 हो गया। अब ये भी नहीं नोट करने के लिए आ रहा होगा तो काफी दुर्भाग्य वाली बात है। ठीक है, क्योंकि आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं और काफी कम दिन जो है बचे हुए एग्जाम में, तो ये सब तो आपको आता ही होगा। ठीक है, ये x² के बगल वाला को a बोलते हैं, x के बगल वाला को b बोलते हैं एंड देन बचे हुए चीज को c बोलते हैं। ठीक है, नाउ अब हम लोग को चाहिए अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो -b कहने का मतलब है -5 एंड देन a कहने का मतलब है 1। सो फाइनली 5 बन गया एंड देन अल्फा इंटू बीटा का जो सूत्र होता है वो होता है c/a। ठीक है, तो c कहने का मतलब क्या है, चेक कर लो, 7 एंड देन a कहने का मतलब 1। सो फाइनली 7 हो गया। हम लोग को चाहिए क्या, ये चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब है 5 चाहिए ऊपर में एंड देन अल्फा इंटू बीटा कहने का मतलब 7। ठीक है, तो 5/7 चेक कर लो ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा होगा, 5/7 यानी कि 12 का बी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आगे आने वाला है। ठीक है, तो उसको मैं नहीं कराऊंगा, इस क्वेश्चन को आप काफी अच्छे तरीके से देख लो। एक बार मैं आपको फिर से यहीं पे बता देता हूं भले ही। ठीक है, उसने द्विघात बहुपद दे रखा था, इसका दो शून्यक है अल्फा बीटा, और ये आपसे जो पूछ रहा था। ठीक है, तो इससे पहले मैंने क्या करा कि इसको थोड़ा सा सोल्व करा, तो ऊपर बना अल्फा प्लस बीटा एंड देन नीचे अल्फा इंटू बीटा। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने इसमें नोट कर लिया एबीसी एंड देन यहां से हम लोगों ने फाइंड कर लिया अल्फा प्लस बीटा एंड देन अल्फा इंटू बीटा, जो कि फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग को पहले से ही पता है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने जो फाइंड करा एंड देन यहाँ पे आकर के वैल्यू को रख दिया, उसके बाद यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलो इसके आगे जो एक और क्वेश्चन आने वाला है उसको आप करना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13 की तरफ। तो 13 में क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे। देखो बेसिकली शून्यक निकालना काफी बच्चों वाला कहानी है। ठीक है, शून्यक कैसे निकालते हैं किसी भी बहुपद का, तो शून्यक निकालने के लिए बहुपद के बराबर में कर देते हैं 0। ठीक है, जो भी बहुपद है बराबर में 0 करो, आपको शून्यक मिल जाएगा। ठीक है,
देखना काफी इजी तरीके से मैं आपको जो निकाल करके दिखाता हूं, देखो काफी इजी है, ठीक है। शून्य निकालना काफी इजी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 13 देखना, ठीक है। तो 13 में देखिए, 13 में कितना कर रहा है, 6x² माइनस 7x माइनस 3। इसका शून्य चाहिए तो बराबर में कर लो 0, क्योंकि शून्य निकालने के लिए हम बराबर में 0 करते हैं। अब देखो, इसको और इसको गुना करने के बाद बीच वाला लाना है। इसको मैंने गुना करा तो हो गया 18, और लाना कितना है, माइनस का 7। तो एक काम करो, आप इसको 9 एंड देन 2 में जो है तोड़ लो, ठीक है। ये सब तो आपको पता ही होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6x² एंड देन माइनस 7 लाना है ना, तो मैं पहले 2x लिखूंगा, ठीक है। एंड देन माइनस का 9x, ये हो गया माइनस का 3 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन वगैरह कर लिया जाए। 2x से अगर मैं कॉमन करूंगा तो 3x बचेगा, यहां से प्लस का 1। माइनस 3 से कॉमन करूंगा तो यहां से बचेगा 3x एंड देन प्लस का 1 एंड देन इक्वल टू 0। ओके, अब 3x प्लस 1 से कॉमन करा जाए, 3x प्लस 1 से, तो यहां बचेगा 2x एंड देन यहां बचेगा माइनस 3 एंड देन इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 करिए, 3x प्लस 1 बराबर 0 करना है एंड देन 2x माइनस 3 बराबर 0 करना, ठीक है। अगर मैं इसको 0 कर रहा हूंगा तो -1/3 बनेगा एंड देन अगर मैं इसको 0 करूंगा तो 3/2 बनेगा, ठीक है। तो अब आप चेक कर सकते हैं ऑप्शन, एक हो गया हमारा 3/2 एंड देन दूसरा हो गया -1/3, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 3/2 एंड देन -1/3। ओके, 13 का ए नंबर ऑप्शन जो है सही है। चलिए देखो 14 यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको कह रहा था, ठीक है। तो कह रहा है अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना का मूल्य है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना। इस क्वेश्चन को आप कर लोगे, कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख देना, ठीक है। और इसका कितने स्टूडेंट जो है आंसर दे पाते हैं, क्योंकि मैंने आपको समझा ही दिया है तो मैं देखना चाहता हूं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखना तो जरा। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, ठीक है। तो 15 में क्या कह रहा है, 15 में वो बोल रहा है कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। प्रतिच्छेदी दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है, जिसका आपको सामान्य सूत्र भी पता होना चाहिए, a1x प्लस b1y एंड देन प्लस c1 बराबर 0। उसके बाद a2x प्लस b2y एंड देन प्लस c2 बराबर 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य सूत्र है, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर प्रतिच्छेदी है, रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेदी है, तब रैखिक समीकरण युग्म का क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब प्रतिच्छेदी होता है ना तो इस केस में एक हल होता है, ठीक है। एक हल होती है, ठीक है। तो एक हल को ही हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल। कैसा हल बोलते हैं, अद्वितीय हल, ठीक है। तो इसके लिए 15 का कौन जो है ऑप्शन सही होगा, एक हल, ठीक है जी। यानी कि 15 का बी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो 16 में देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो इसके लिए तो काफी बच्चों वाला सवाल उसने करा है, ठीक है। बी नंबर जो इसका सही आंसर हो जाएगा 2√2 एंड देन डिवाइडेड बाय √2। √2 से √2 काट लो, बच गया 2, हो गया आपका परिमेय, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 देखिए, कह रहा है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF कितना होगा। यानी कि दो लगातार सम संख्याओं का HCF जो है कितना होगा। अभी देखते हैं, लगातार कोई भी सम संख्या ले लो, जैसे मान करके चलो कि 2 से हमने स्टार्ट करा, तो 2 के बाद जो है अगला कौन सा सम संख्या है, तो 4। तो 2 और 4 का जो है आप मासा निकाल करके देख लीजिए और जो आता है उसको लिख दीजिए, क्योंकि उसने कहा क्या कहा कि किसी भी दो लगातार सम संख्याओं का मासा निकाल करके आप दे दो, ठीक है। तो 2 और मैं 4 की बात करूं HCF में, ठीक है, HCF 2 और 4 की, क्योंकि ये क्रमिक सम संख्या यानी कि लगातार सम संख्या, ठीक है। लगातार क्या है, सम संख्या। तो इसका मासा क्या होगा, तो इसके लिए मासा निकालने के लिए तो आपको पता होगा कि दोनों का गुणनखंड करते हैं, यानी 2 1 जा 2 एंड देन 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 2 जा 4, ठीक है। 1 भी अगर आप चाहोगे तो लिख सकते हो, और जो दोनों में कॉमन होता है वही होता है मासा, ठीक है। तो अगर मैं HCF की बात करूं 2,4 का, तो क्या हो जाएगा 2 × 1, क्योंकि जो दोनों में कॉमन होता है वही होता है मासा। 3 ठो रहेगा तो तीनों में कॉमन होगा वही होगा मासा, ठीक है। तो 2 1 जा 2 यानी कि 2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए, तो अच्छा कुछ गलती तो मैंने नहीं करा ना, 1 सेकेंड। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा, तो क्रमिक सम संख्या है ना, तो लगातार सम संख्या तो 2 4 तो सही ही है, ओके। तो अगर मैं 4 6 भी लेता ना, तो अगर मैं इसका HCF करता तो 4 को मैं लिख सकता था 2 × 2 एंड देन 6 को मैं कितना लिखता
2 × 3, ओके, तो 2, बिल्कुल, तो 2 ही आएगा। ठीक है, आप कोई भी दो लगातार सम संख्या उठा करके देख लो। जैसे अगर मैं 10 और 12 की बात करूं तो 10 को मैं लिखूंगा 2 × 5 एंड देन 12 को लिखूंगा 2 दूनी 4 दिया 12। ठीक है, चेक कर लो, कोई भी दो लगातार सम संख्याओं का मासा कितना होगा? 2 होगा। ओके, सम संख्या उसने कहा, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा था, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर वो कहता कि दो लगातार संख्याओं का मासा, दो लगातार संख्याओं का मासा, तो इसका आंसर 1 होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत करना। जैसे 2 एंड देन 3, ये क्या है? दो लगातार संख्या है, तो इसका मासा आप निकालोगे ना तो वो 1 आएगा, क्योंकि अगर आप इसका जो गुणनखंड करोगे तो 2 × 1 आएगा एंड देन 3 का करोगे तो 3 × 1। तो बेसिकली इसमें 1 के अलावा कुछ कॉमन है ही नहीं, तो दो लगातार संख्याओं का मासा 1 होता है, ये मैं भी एग्री कर रहा हूं और आपको भी करना है। ठीक है, दो लगातार संख्याओं का मासा 1 होता है ऑलवेज, बट दो लगातार सम संख्याओं का मासा हमेशा 2 होगा। चेक कर लो, मैंने 3 क्वेश्चन आपको करा दिए। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17। बढ़ते हैं 18 की तरफ, यानी 17 का कौन सा सही होगा? बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 18 में देखो, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a b का मासा गुने लासा। तो ये तो फॉर्मूला आपको पता होगा, जिसको हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी कहते हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में जो फॉर्मूला होता है मैं आपको दिखाता हूं कि दो संख्याओं का जो मासा और लासा होता है, जब उसको हम गुना कर रहे होते हैं तो वो एग्जैक्टली इक्वल होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के। ठीक है, यानी कि ये वाला देखो, एलसीएम a, b इंटू HCF a, b इज इक्वल टू a × b। ठीक है, तो इतना जो उसने पूछा है कि ये किसके बराबर होगा, तो a × b के बराबर होगा। ठीक है जी, तो बेसिकली इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो 19 में क्या कह रहा है? तो 19 में क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो ये मैंने आपको पढ़ा रखा है इंट्रोडक्शन में। ठीक है, कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है हमारा, ये दो बड़े बड़े संख्याओं का मासा निकालने का टेक्निक है। मतलब समझो कि एक तरीके से टेक्निक मतलब क्या होता है, एक तरीका। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो ये बड़े बड़े संख्याओं का मासा निकालने का तरीका है। ठीक है, ये जो मैं आपको पढ़ाता हूं कि a बराबर BQ + R, तो यहाँ पे जो r का वैल्यू होता है 0 से बड़ा एंड देन हमेशा b यानी भाजक से छोटा होता है। तो बेसिकली ये क्या है? तो ये तो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, लेकिन इसी प्रमेयिका की मदद से हम लोग जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में इसका प्रयोग करके मासा निकालते हैं। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है उससे हम क्या करते हैं, तो दो संख्याओं का मासा निकालते हैं। ठीक है जी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि पाई है। तो पाई क्या है? पाई बेसिकली एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो 20 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि अपरिमेय। ठीक है जी, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो 21 में क्या कर रहा है कि दो रैखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखाएं हैं। 21 में क्या कर रहा है कि दो रैखिक समीकरण का आलेख जो है वो पैरेलल लाइन यानी कि समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि तब रैखिक समीकरण का युग्म, अब देखो जब पैरेलल लाइन होता है ना तो एक भी हल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? नो सॉल्यूशंस हो जाएगा, यानी कि एक भी हल नहीं होगा। तो चेक कर लीजिए 21 का कौन सा ऑप्शन लगाना है, कोई हल नहीं है, यानी कहने का मतलब 21 का ए नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो 22 में क्या कह रहा है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 एंड द नॉट इक्वल टू c1/c2, और ये समीकरण जो है दे रखा है। ठीक है, तो इस केसेस में क्या होता है, अगर आपको याद होगा, ये वाला जो है किसका कंडीशन है, a1/a2 बराबर b1/b2 एंड देन बराबर नहीं है c1/c2। तो ये पता है किसका हल है? इस केसेस में कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। ठीक है जी, अगर यहाँ पे इक्वल रहता तो उस केसेस में अनंत हल होते हैं, और यहाँ पे अगर नॉट इक्वल है तो समझिए कि अद्वितीय हल होते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स काफी बढ़िया तरीके से पढ़ चुके होंगे तो उनको ऑलरेडी ये सब चीजें पता होंगी। ठीक है, तो इस केसेस में क्या होता है? नो सॉल्यूशन। ठीक है, कोई हल नहीं होता, और इसी केसेस में जो लाइन होती है ना वो पैरेलल होती है। ठीक है, ओके। तो बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर ये हो गया कितना, 22 हो गया ना। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ठीक है, 23 जो है ना ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे पक्का विश्वास है कि ज्यादातर स्टूडेंट जो है ना वो कंफ्यूजन में रहते हैं। ठीक है, अच्छे पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी कंफ्यूजन में रहते हैं। ठीक है, मतलब जो काफी पढ़ रहे होते हैं ना वो भी कंफ्यूजन में रहते हैं, क्योंकि इसमें उसने एक वर्ड लिख दिया शून्येतर।
इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 23 काफी बढ़िया क्वेश्चन है। ए का मान जिसके लिए, बहुत सावधानी से पढ़ना, कह रहा है ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाल ए एक्स प्लस 10y बराबर 0। पहला है ए एक्स प्लस 10y एंड देन बराबर 0, एंड देन दूसरा क्या है 2x प्लस 5y बराबर 0, 2x प्लस 5y बराबर 0। ठीक है जी। उसने कहा कि एक शून्येतर हल है तो ए का वैल्यू कितना होगा। पहली बात, ये जो आप समीकरण देख रहे हो ना, इसका जो हल है शून्येतर है। शून्येतर का मतलब क्या है, देखो मैं आपको समझाता हूं। शून्येतर कहने का मतलब है कि शून्य के अलावे कुछ दूसरा है, मतलब शून्य नहीं है। ठीक है, ये समझ आना कि शून्य नहीं। ये जो आप दोनों समीकरण देख रहे हो, इसका हल शून्य नहीं है। तो शून्य नहीं है, इसका कहने का मतलब है कि कोई हल नहीं है। बात को पकड़ो। ऐसे जो समीकरण दिया हुआ रहता है ना, इसको हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं। और इसके तीन केसेज होते हैं, या तो लाइन पैरेलल होती है, या तो प्रतिच्छेदी होती है, या तो संपाती होती है। तो जब पैरेलल होती है तो इसमें होता है नो सॉल्यूशन, यानी कि कोई भी हल नहीं होता है। प्रतिच्छेदी होती है तो इसमें होता है एक हल, एंड देन इसमें होता है अनंत हल। ठीक है जी, अनंत हल। तो उसने कहा है कि शून्येतर, कहने का मतलब कोई हल नहीं है। शून्येतर का सॉरी शून्येतर कहने का मतलब क्या है कि शून्य नहीं होना चाहिए। वैसे शून्य अगर मान के चलो कहता है कि शून्य, तो शून्य हल तो मतलब 0 हो जाए, बट ये शून्येतर कहने का मतलब है कि शून्य नहीं होना चाहिए। अब सुनना ध्यान से। तो कहने का मतलब है कि नो सॉल्यूशन, ये शून्य के कैटेगरी में आ गया। इस बात को आप पकड़ लो ना। तो उसने कहा है कि शून्येतर मतलब शून्य के अलावे। तो ये वाला जो केसेज है, इसमें एक भी हल नहीं मिलते हैं, क्योंकि देखो इसमें नो सॉल्यूशन मैंने लिख दिया है। तो नो सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि ये 0 है। लेकिन उसने कहा है कि 0 के अलावे हमको चाहिए। तो 0 के अलावे देखो एक ठो उसको चाहिए, मतलब एक ठो चलेगा, या फिर अनंत रहेगा तो वो भी चलेगा। तो कहने का मतलब है कि इसका वाला केसेज लगा लो या फिर इसका वाला केसेज लगा लो। अब दोनों में हम लोग को डिसाइड करना है कि कौन सा वाला केसेज लगाना। अब ध्यान से सुनना। उसने क्वेश्चन में कहा है कि हमको ए बराबर चाहिए। तो बेसिकली इसका जो कंडीशन होता है ना, इसका कंडीशन कुछ यूं इस तरीके से होता है, A1 बटे A2 बराबर नहीं होगा B1 बटे B2। तो ये पता है क्या कहता है कि ये दिस बराबर दिस नहीं होगा, उसका कंडीशन देता है। मतलब इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, तो मान करके चलो ऐसा कुछ समीकरण है, A बटे 2 बराबर नहीं है 3 बटे 4। तो जब आप ऐसा कुछ सॉल्व कर रहे होंगे, तो ये देखो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। सबसे पहले ए बराबर नहीं हो गया कितना, 3 दूनी 6 बटे 4, ऐसा ही होगा ना, 3 दूनी 6 एंड देन डिवाइडेड बाय 4। तो ये कहने का मतलब है कि ए का वैल्यू क्या नहीं होगा ये बता रहा है। तो ए बराबर 6 बटा 4 नहीं होगा ये बोल रहा है हमें। लेकिन ये वो चीज थोड़ी पूछा है, वो पूछ रहा है कि ए बराबर होगा क्या ये मुझे बताओ। और ये क्या कह रहा है कि ए बराबर 6 बटा 4 नहीं होगा, और इसके अलावा तुम जो भी लेना है ले लो। बट उसने कहा है कि ए बराबर क्या होगा। सो फाइनली हम कंफर्म हो गए कि ये वाला केसेस नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें जो वैल्यू मिलेगा ना, वो सिर्फ ये शो करेगा कि ए बराबर जो ये चीज नहीं लेना है। बट वो तो हमें चाहिए नहीं। हमें तो क्या चाहिए कि ए बराबर लेना क्या है वो मुझे बताओ। तो यानी कि इस केसेस को हम पकड़ेंगे। ठीक है, तो इस केसेस का जो है क्या जो है चलता है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसमें होता है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 एंड देन बराबर होता है C1 बटे C2। ठीक है, सो फाइनली ये चीज जो है आप लगा लो। तो इसमें देखना मैं लगा लेता हूं। ठीक है, A1 बटे A2 कहने का मतलब A बटे 2 एंड देन बराबर 10 बटे 5, 10 बटे 5। और बाकी के तो खैर C1 और C2 इधर है ही नहीं, तो उसको क्या ही करेंगे। ठीक है, अब इसको जो आप जो कैलकुलेशन कर लो। तो a बराबर 10 दूनी 20 हो गया एंड देन बटा में 5 हो गया। ठीक है, तो 5 चौके 20 कहने का मतलब a बराबर 4 लेना है। ठीक है जी, क्लियर, समझ में आया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। ठीक है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसलिए मैं आपको कह रहा था। ठीक है, देखो यहाँ पे ये चीज आपको समझना जरूरी है, क्योंकि शून्येतर कहने का मतलब क्या है कि शून्येतर मतलब शून्य नहीं होना है, शून्य के अलावा कुछ हो जाए वो बढ़िया है। तो शून्य नहीं होना है, तो इस केसेस में तो नो सॉल्यूशन है ना। कहने का मतलब ये शून्य है, तो ये सब शून्य नहीं वाला है। ठीक है, तो ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। बट इन दोनों में भी मैं जो है सबसे पहले कौन सा प्रीफर करूंगा, तो ये नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो वैल्यू आता है नॉट इक्वल टू करके देता है, कि ये नहीं होगा वो देता है। बट हमको चाहिए क्या कि किसके बराबर है वो वाला चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको लगाया। ठीक है, ओके, तो ये बराबर कितना निकल करके आया 4। चलो तो देख लेना इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलो तो इसी के साथ हम लोगों ने आज करा है क्वेश्चन नंबर 23 तक का सॉल्यूशन। ठीक है, ओके।
तो बस आज के लिए इतना ही तक ही जो है रखेंगे, ठीक है। इसके आगे का जो भी क्वेश्चंस है आप जो है देख रहे होंगे, स्क्रीन पे देखे होंगे, तो उन सब का जो सॉल्यूशंस है मैं आपको करवाऊंगा किसी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, मतलब नेक्स्ट वाले क्लास में। तो तब तक के लिए बस इतना ही रखते हैं। और अगर आपको जो है क्लासेस जो है अच्छा लगा, वीडियो में जो है हर एक चीज जो सीखने को मिला, तो वीडियोज को कर दीजिए लाइक। एंड देन अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियोज को, तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ठीक है। क्योंकि इस चैनल पे रेगुलरली जो है आपको क्लास 10th के जो हर एक सब्जेक्ट होते हैं, तो उसका जो है प्रिपरेशन आपको काफी बढ़िया तरीके से जो करवाया जा रहा है, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी जो है इस चीज को लेकर के जो है वीडियोज को शेयर कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे जो पढ़ाई वगैरह जो है कंटिन्यूअसली रेगुलर बेसिस पे जो चल रही है, उन्हें भी बताइए चैनल्स के बारे में, ठीक है। और वीडियो जिन्हें भी जो है बोलिए देखने के लिए, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, बस आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।